माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आप सब कैसे हैं एंड आप सबकी स्टडीज़ आई होप अच्छी चल रही होंगी। एंड आज की हम इस एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज़ में लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि 11 का, जिसका नाम है वनस्पति जगत। आज हम उसकी एनसीईआरटी ऑडियो बुक्स एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो कैरी ऑन गाइस, हम सब हमारे इस ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से हट जाती हूँ एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी ऑडियो बुक। सो प्लीज़ गाइस, सब लोग, मैं तब तक मार्कर वगैरह सेट कर रही हूँ, सब अपनी एनसीईआरटी ऑडियो बुक लेकर बैठ जाएं एंड मार्कर या फिर हाइलाइटर या फिर पेन पेंसिल जो भी है वो हाईलाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर बैठ जाएं। तब तक मैं भी मार्कर वगैरह सेट कर लेती हूँ। आई होप आप सभी अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठ गए होंगे एंड केयरफुली ईयरफोन या फिर हेडफोन्स लगाकर इस एनसीईआरटी को सुन रहे होंगे एंड बुक से भी रीड कर रहे होंगे और साथ ही साथ हाईलाइट भी कर रहे होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा। सो इस चैप्टर में हम रीड करते हैं। 1 सेकेंड गाइस। सो इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं वनस्पति जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो न्यू एनसीईआरटी है ये वो है जिसमें से रैशनलाइज्ड कंटेंट को हटा दिया गया है और हम जो भी एनसीईआरटी ऑडियो बुक कवर कर रहे हैं वो न्यू बुक ही कर रहे हैं। जो रैशनलाइज्ड कंटेंट है उसको कवर आपको बाद में करवा दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने व्हीटेकर 1969 द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। उसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समय अनुसार परिवर्तन आया है। फंजाई, कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिसमें कोशिका भित्ति होती है अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीलहरी शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमम की रचना के आधार पर है तथा लीनियस के अनुसार। ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाले संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वो बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई है। यह अब स्वीकार नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुलझाया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताई नहीं जाती। गाइस अब मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, और बस मैं हाईलाइट कर दूंगी क्योंकि इससे हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं सिर्फ हाईलाइट कर दूंगी। तो आप समझ जाइएगा कि इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि कोचिंग्स में या फिर इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम नहीं बताई जाती है। ये बात मैं मेरे हर सेशन में बता रही हूँ और अभी भी मैंने इसको बता दी है। सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पेज बड़ा कर लेते हैं इसे।
वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकरण जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है। इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संरचना, संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों जीव है। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं जैसे कि स्लॉथ रीछ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ये वे कॉलोनी जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमयी जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, चित्र 3.1 तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्य ये बीजाणु जूसपोर होते हैं। इनमें कशाभिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संलयित होते हैं। ये युग्मक कशाभिक युक्त, फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं जैसे कि स्पाइरोगायरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संलयित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीशीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संलयित होता है जिसे वॉलवॉक्स, फ्यूकस। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी इस स्लाइड में हमें डायग्राम बताए गए हैं, तो आप इन डायग्राम्स को भी एक बार देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम भी। और ये जो टेबल बताई गई थी पीछे, ये वो टेबल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना। एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। इसमें आपको जो भी हम इस आगे जो पढ़ने वाले हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। सो हम इसकी जो एनसीईआरटी दी गई है वो हम पढ़ लेंगे और इस शॉर्ट फॉर्म को आप अपने नोट्स में कवर कर सकते हैं। सो हम इसे रीड करते हैं बिकॉज आगे इन सब के बारे में हम पढ़ ही लेंगे। ये तो बस शॉर्ट फॉर्म है, सो आपको हेल्प करेगी क्विक रिवीजन के लिए। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोर्फायरा, लेमिनेरिया तथा सार्गसम की बहुत सी स्पीशीज प्रजातियां जो समुद्र की 70 स्पीशीज प्रजातियों में से एक है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना, इट्स नॉट स्प्रूलिना, इट्स स्पाइरुलिना, एक कोशिकीय शैवाल है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है, क्लोरोफाइसी, प्यूफाइसी एंड रोडोफाइसी। 3.1.1 क्लोरोफाइसी।
क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक, कॉलोनी अथवा तंतुमय हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जाली का आकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक या अथवा एक से अधिक पाइरोनॉइड पाए जाते हैं। पाइरोनॉइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होते हैं। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर, जूस्पोरेंजिया जूस्पोर, जूस्पोरेंजिया अचल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, सिलोथ्रिक्स, पायरोगायरा तथा कारा है। चित्र 3.1 अ देख सकते हैं आप। 3.1.2 फियोफाइसी। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है। ये सरल शाखित तंतुमय एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे कैल्प तक हो सकते हैं। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड तथा जेंथोफिल होते हैं। इनके रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकते हैं। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। ये भोजन लेमिनोरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिनी आस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्राय संलग्न द्वारा अधस्तर सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरफ प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपति के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी विषम युग्मकी स्पीशीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पाइरिफॉर्म नाशपति आकार के होते हैं और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम तथा फ्यूकस है। चित्र 3.1 ब आप देख सकते हैं जाकर चित्र। रोडोफाइसी। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। दिस इज फाइकोएरिथ्रिन। आई डोंट नो आर क्यों दे रखा है इधर, शायद गलत दे रखा है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहां अधिक प्रकाश होता है वहां भी पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में भी और जहां प्रकाश कम होता है वहां भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोटिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन विखंडन अलैंगिक जनन अचल स्पोर और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पोलिसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोर्फाइरा तथा जिलेडियम है। चित्र 3.1 स आप देख सकते हैं जाकर चित्र को। 3.2 ब ब्रायोफाइट में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चित्र 3.2 ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं। दैट मीन्स उभयचर। आप इन डायग्राम्स को देख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो नीट में बार बार आते रहते हैं। सो आप इन डायग्राम पर ध्यान दें। वैसे मैं डायग्राम की एक अलग 11th और 12th की कंबाइंड सेशन तैयार करने वाली हूँ जो जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जड़ पर निर्भर करते हैं। ये प्राय नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। ये थैलस की तरह होते हैं और श्यान अथवा सीधा होता है और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। इनमें वास्तविक मूल तथा तना अथवा पत्तियां नहीं होती है। इनमें मूल सम, पत्तिसम अथवा तनासम संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है जिनमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते ही अंडे से संगलित हो जाता है, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इससे एक बहुकोशिक बीजाणुद भी स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मौस, शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फैग्नम को कुछ स्पीशीज जाति फीड प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया है और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया है। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि पर नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट तथा मॉस में विभक्त किया जाता है। 3.2.1 लिवरवर्ट प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदली स्थान, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालें आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट का पादपकाय थैलासा मार्केंशिया होता है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं तथा अधस्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसकी पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती है। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जेमा कप कहते हैं, में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पास सीटा तथा कैप्सूल मार्केंशिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। 3.2.2 मॉस जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है, जो स्पोर से बनता है। यह विसर्पी, हरा शाखित तथा प्राय तंतुमय होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्व कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती है। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मॉस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फैग्नम है। चित्र 3.2 देख सकते हैं आप। 3.3 टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश पर्ण का उपयोग सजने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, जिसमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे।
टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉस्टेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, चित्र 3.3। लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है, जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण, उदाहरणतः सिलेजिनेला, अथवा बड़ी बहुवृत्त पर्ण हो सकती है, जैसे कि फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है, जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं, उदाहरणतः सिलेजिनेला इक्विसिटम। बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्त जीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान आप स्लाइड 9 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ डायग्राम दे रखे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन पर भी ध्यान दें। छायादार स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित होता है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित होता है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुधानी से पुमरू के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संगलन हो जाता है और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो स्पोरोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को संबीजाणु कहते हैं। सिलेजिनेला, साल्विनिया में 2 प्रकार के वृहद बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं, जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े वृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है, जिसमें एक नया शैशव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट को 4 वर्ग या क्लास में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेलिया तथा लाइकोपीडियम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम तथा टिरोप्सिडा, रायोप्टेरिस, टेरिस तथा एडिएंटम। 3.4 जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस अनावृत, जिम्नोस दैट मीन्स अनावृत एंड स्पर्म मीन्स बीज। ऐसे पौधे जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती है, जैसे कि आप चित्र 3.4 में देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इसकी प्राय मूसला मूल होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरण पाइनस। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरण साइकस। इसके 3 अशाखीय साइकस अथवा शाखित पाइनस और सीड्रस। हम अक्सर पाइनस पढ़ते हैं, बट सीड्रस हमें अक्सर नहीं बताया जाता है। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। इन पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्ती का रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये शलभ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। सघन शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है, उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और ये कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इसे न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है, जिस पर शंकु
जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु धानी होती है उन्हें गुरु बीजाणु धानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्ष जैसे कि साइकस पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुण गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणु धानी बीजांडकाय स्थित अकेले गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्री धानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु धानी में ही रह जाता है। दिस इज वेरी लेंथी चैप्टर। इसे एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ही लेंथी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट करने की। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्री धानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बाद में बीजांड से बीज बनते हैं और बीज ढके हुए नहीं होते हैं। 3.5 एंजियोस्पर्म। इन डायग्राम्स का आप ध्यान रखें, फिर से मैं बता रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं तथा यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जैसे वुल्फिया से लेकर सबसे उच्च वृक्ष यूकेलिप्टस तक होता है। यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक का होता है। इनमें अधिक भोजन, चारा, ईंधन, औषधि तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। चित्र 3.5 आप इसे भी देख सकते हैं। बाई चांस नीट एग्जाम में अगर ये चित्र दे दे और आपसे पूछ ले कौन सा द्विबीजपत्री है कौन सा एक बीजपत्री, तो आप ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हल्के में ना लें। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी समरी रीड करने वाले हैं, बिकॉज समरी से भी क्वेश्चन उठ कर नीट में डायरेक्टली एनसीईआरटी की समरी की लाइन से आ जाते हैं। सो हम अब समरी को रीड कर लेंगे। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। वे सरल थैलासप, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव हैं। वर्णक के प्रकार तथा भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवाल को 3 वर्गों क्लास में विभक्त किए गए हैं, क्लोरोफाइसी, प्यूफाइसी तथा रूडोफाइसी। शैवाल प्राय विखंडन द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा लैंगिक जनन लैंगिक कोशिकाओं द्वारा करते हैं। लैंगिक कोशिकाएं समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषम युग्मकी हो सकती है। ब्रायोफाइट ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में उगते हैं, लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। शैवाल की अपेक्षा उनकी पादपकाय अधिक विभेदित होती है। यह थैलेस की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा हो सकता है। ये मूलाप द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है। इनमें मूल की तरह, तने की तरह, पत्तियों की तरह रचनाएं होती है। ब्रायोफाइट लिवरवर्ट तथा मॉस में विभक्त होते हैं। लिवरवर्ट थैलासाप तथा पृष्ठाधार होते हैं। मॉस सीधे पतले तने वाले होते हैं जिस पर पत्तियां सर्पिल ढंग से लगी रहती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय युग्मकोद्भिद होती है जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। इसमें नर लैंगिक अंग होते हैं जिसे पुधानी कहते हैं। मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक इससे पैदा होते हैं जो संगलित हो जाते हैं। जो संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बहुकोशिक रचना बनती है जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं। इससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। बीजाणुओं से युग्मकोद्भिद बनते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है। इसमें वास्तविक मूल तथा तना तथा पत्तियां होती है। इसमें सुविकसित संवहन ऊतक बीजाणुद्भिद में बीजाणुधानी होती है जिसमें मियोसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिन्हें वृद्धि के लिए ठंडे नम स्थानों की आवश्यकता होती है। बीजाणु
युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा लैंगिक अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। नर युग्मक के मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज से बीजाणुउद्भिद बनता है। जिम्नोस्पर्म में वे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता। निषेचन के बाद बीज अनावृत रहते हैं और इसलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में बनते हैं। ये धानियां बीजाणु पर्ण में होती है। बीजाणु पर्ण लघु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु पर्ण अक्ष पर सर्पिल रूप में लगी रहती है जिनसे क्रमशः नर तथा मादा शंकु बनते हैं। पराग अंकुरित होते हैं और पराग नली बनती है जिससे नर युग्मक अंडाशय से निकल जाता है। यहाँ पर स्त्रीधानी में स्थित अंड कोशिका से संगलित हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में अथवा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। तो गाइस, हमारी एनसीईआरटी ऑडियो बुक इस चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है और आपको जो इसके क्वेश्चंस हैं बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को, बिकॉज नीट वाले स्टूडेंट्स को तो इन क्वेश्चंस की नीड नहीं है, बट जो बोर्ड वाले क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी मेरी इस बुक को सुन रहे हैं तो ये आप जो कोचिंग के नोट्स हैं ये क्वेश्चन भी आपको उनसे मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सो डोंट वरी फॉर दिस क्वेश्चंस। एंड आपको एक बात मैं बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो हाईलाइटेड पीडीएफ वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ लोगों को मेरी ये जो स्पीड है बुक पढ़ाने की वो धीरे लग रही होगी और कुछ लोगों को ये स्पीड तेज लग रही होगी, बट आई स्वेयर जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि स्पीड तेज है या स्पीड धीरे है, बट आप बार बार, बिकॉज एनसीईआरटी इस नीट की जर्नी में हमें एक बार नहीं पढ़नी है, हमें 20, 30, 40 कोई सीमा नहीं है इस बात की कि हम कितनी बार एनसीईआरटी पढ़े हैं। आप जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे आपको इसमें से कोई नई चीज़ ही निकलेगी। वैसे मैंने कोशिश की हर नई चीज़ पर मैं अंडरलाइन करवा दूं, बट फिर भी आप पढ़ोगे आपको कोई नई चीज़ मिल सकती है। सो आप जितनी बार पढ़ें, आप मैक्सिमम बार पढ़ें एंड केयरफुली पढ़ें। कानों में हेडफोन या फिर ईयरफोन्स लगाकर सुने उस एनसीईआरटी को और बुक में भी ध्यान रखें और हाईलाइटेड करें। एंड ये कहना चाहूँगी कि स्पीड इसी स्पीड से पढ़ें बिकॉज हमें एनसीईआरटी बुक बार बार पढ़नी है। अगर धीरे पढ़ेंगे तो फिर एक बार तो पढ़नी नहीं है हमें नीट की जर्नी में बुक, सो हमें बार बार पढ़नी है, इसलिए ये स्पीड एकदम परफेक्ट है आपके लिए। सो मैंने बहुत मेहनत की है इस ऑडियो बुक को बनाने के लिए। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें बिकॉज ऐसी ऑडियो बुक सीरीज में और डालती रहती हूँ, रोज़ डालती हूँ पर चैप्टर की वीडियो और कभी ज़्यादा भी डाल देती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।